स्त्री और धन को छिपा के सजो के रखा जाता है कि वह आभूषण है हमारा। मौर्य जी ने अपनी पत्नी को ही बेनकाब कर दिया, बेपर्दा कर दिया समाज के सामने ला करके। पत्नी किसी अच्छे पद पे हो जाती है तो पुरुष का अंतःकरण मर्माहत होता है था कि हाँ ये पढ़ रही है और बहुत होगा टीचिंग लाइन में जा सकती है या किसी क्लर्क पद पे जा सकती है, ये अचानक इतना छलांग मार करके ऊपर चली जाएगी, यह तो एहसास नहीं रहा होगा। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं हमारी सोच भी उतनी ही संकुचित होती है। आहत उन्होंने स्त्री समाज को किया है, नारी समाज को किया है, जिसको हमारा पूरा प्राचीन काल से अस्नार्योस्त पूजनते रमनते तत्र देवता की बात होती थी। बैठ के अपनी पत्नी से बात तो करते, हाथ में हाथ ले करके वह अपनी बात करती। आलोक मौर्य जी बहुत कुछ बोल रहे हैं लेकिन उनकी पत्नी ने तो नहीं कहा। अच्छी कुंठा रही तिरकाई साचे ढले समाज से, अच्छी अपनी ठाट फकीरी मंगनी के सुसाज से। ज्योति मौर्य कि मौन भी अव्यंजना है, उतना ही कहो जितना हमारा सच है। कि मनीष को कहीं नहीं दिखाया जा रहा है, ना वो केंद्र में है ना परिधि में है, केवल हर जगह केंद्र में ज्योति मौर्य है। क्या एक समाज में स्त्री का ही सारा दोष होता है? स्त्री ही बार बार आहत की जाती है। इस समय पूरे भारतवर्ष में ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे कमांडेंट का प्रकरण इतना हाईलाइट है, इतना ट्रेंडिंग में है कि हर व्यक्ति की जानने की इच्छा है कि इसका कानूनी पहलू क्या है, सामाजिक पहलू क्या है, इसका समाज पे असर क्या होने वाला है, पूरे देश पे क्या असर होने वाला है। इसको जानने के लिए आज मैं बैठा हूँ मनूचा डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मंजूषा मिश्रा जी के पास। मैडम, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। मैडम ये बताइए, ये पूरा घटनाक्रम जो है, 3 एंगल हैं, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, डिप्टी कमांडेंट मनीष दुबे जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस रूप में देखते हैं? अगर कहा जाए तो मैं इस घटनाक्रम को समाज, स्त्री और एक तरह से कहें कि प्रेमचंद के युग में ले जाती हूँ, जहाँ वो स्त्री विमर्श की बात करते थे। ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य ने आज विमर्श का मुद्दा बना दिया है। हम कहते हैं हमारे यहाँ स्त्री और धन को छिपा के सजो के रखा जाता है कि वह आभूषण है हमारा, और आभूषण इसलिए है कि हम उसके स्टील को और उसके सम्मान को बचा के रखें। जब हमारा सम्मान हमारे घर में और चारदीवारी के भीतर रहता है तभी स्त्री बाहर भी सम्मानित होती है। पर्दा एक कहानी है प्रसाद जी की, उस पर्दा के पीछे क्या होता है यह पाठक नहीं जानता जब तक उसमें घुसता नहीं है। ठीक है। आलोक मौर्य जी ने अपनी पत्नी को ही बेनकाब कर दिया, बेपर्दा कर दिया समाज के सामने ला करके। यह उनकी भावना नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए अगर कर्म किया था, उसे पढ़ाया लिखाया, समर्पण वो भी की थी, ऐसा तो नहीं था कि समर्पण नहीं थी, और उसके अंदर प्रतिभा थी, तब वो उस लायक उसे बना पाए। अगर प्रतिभा नहीं रही होती तो वो उसे उस पद पे स्थापित नहीं कर पाते लाख कोशिश के बाद। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यदि पत्नी किसी अच्छे पद पे हो जाती है तो पुरुष का अंतःकरण मर्माहत होता है कि मैं तो यहाँ हूँ, पत्नी यहाँ हो गई। बिरले ही होते हैं जो पत्नी के उस पद को बड़े प्रेम के साथ आंचल पसार के। अगर ऐसा सोचा होता आलोक मौर्य जी ने तो पत्नी को पढ़ाते ना, आगे नहीं बढ़ाते, जैसा आप प्रश्न उठा रही हैं। आगे नहीं बढ़ाते, ये तो उन्होंने ये नहीं सोच के किया ना कि ये इस पद पे चली जाएगी। उनको तो ये था कि हाँ ये पढ़ रही है और बहुत होगा टीचिंग लाइन में जा सकती है या किसी क्लर्क पद पे जा सकती है, ये अचानक इतना छलांग मार करके ऊपर चली जाएगी, यह तो एहसास नहीं रहा होगा। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं हमारी सोच भी उतनी ही संकुचित होती है। जितना विस्तार मानसिक होना चाहिए वह पद और समाज के साथ साथ विकसित होता है। हम छोटे से, आप देखिए, एक छोटा सा तालाब है, उसमें मेढक रहता है तो उतनी दूर तक ही छलांग लगाता है और देख पाता है।
पूरे समुद्र की गहराई नहीं नाप पाता है। हो सकता है मैं जो कह रही हूँ ये एक पुरुष समाज के लिए आहत करने वाला प्रश्न हो, लेकिन उससे ज़्यादा आहत उन्होंने स्त्री समाज को किया है, नारी समाज को किया है, जिसको हमारा पूरा प्राचीन काल से अस्नार्योस्त पूजनते रमनते तत्र देवता की बात होती थी। जहाँ नारी को देवता के रूप में पूजा जाता था, जो है माँ के रूप में पूजा होती थी, वह नारी आज समाज में सड़क पे उछालने की चीज़ तो नहीं रह गई है। आप एक बार बैठ के अपनी पत्नी से बात तो करते, हाथ में हाथ ले करके वह अपनी बात करती। आलोक मौर्य जी बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने तो नहीं कहा। अच्छी कुंठा रही तिरकाई साचे ढले समाज से, अच्छी अपनी ठाट फकीरी मंगनी के सुसाज से। तो जहाँ प्रश्न ये आ जाता है कि मैंने दिया, जब मैं की भावना आ जाती है तो संबंध परस्पर प्रेम भाव से नहीं चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज्योति मौर्य कि मौन भी अव्यंजना है, उतना ही कहो जितना हमारा सच है। एक प्रश्न और मैम, ज्योति मौर्य जी कह रही हैं कि हमको धोखा दे के शादी की गई और बताया गया कि सेक्रेटरी हैं, अच्छे पद पर हैं, लेकिन ये सफाई कर्मी थे। और ये प्रश्न तब उठाया जा रहा है कि 10 वर्ष तक आप विवाहित जीवन आपने जिया, उसके साथ 2 बच्चे पैदा हुए, तो ज्योति मौर्य जी का ये कृत्य कितना उचित आप मानती? देखिए, उचित तो उनका यह कथन भी नहीं है, लेकिन आज प्रश्न ये उठा क्यों? जब आलोक जी ने उसे उसके चरित्र पर अंगुली उठाई तब। मनीष जी के ऊपर तो आलोक जी ने नहीं अंगुली उठाई, और मनीष जी की पत्नी ने भी अपने पति के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठाई। भरा पूरा परिवार वो भी है, पति पत्नी के बीच संबंध है। ये आप बात कह रहे हैं, लेकिन ज्योति मौर्य पर तो आलोक ने ही उंगली उठाई, लेकिन दोषी तो मनीष भी है। लेकिन मनीष का प्रश्न क्यों नहीं उठाया जा रहा है? यही बात तो मैं भी कह रही हूँ कि मनीष को कहीं नहीं दिखाया जा रहा है, ना वो केंद्र में है ना परिधि में है, केवल हर जगह केंद्र में ज्योति मौर्य है। क्या एक समाज में स्त्री का ही सारा दोष होता है? पुरुष का कोई दोष नहीं होता है। क्यों स्त्री ही बार बार आहत की जाती है? हाँ, तो पुरुष ने मैडम आगे बढ़ाया। दूसरी चीज़, एक बार क्या आपको लगता है कि एक नारी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी पढ़ाओ जो सरकार की मुहिम है, और एक बार पुरुषों का हृदय परिवर्तन भी हुआ, अपनी बहुओं को अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, क्या आपको लगता है इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है एक बहुत बड़ा धक्का लगा है इस मुहिम को? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि धक्का लगा है। धक्का उन्हीं को लगा होगा जिनकी ये सोच रही होगी, जिनके अंदर वह हीन भावना रही होगी, जिनके अंदर वो कुंठा पनप रही होगी। जो भी पुरुष कुंठित रहे होंगे उन्हीं को ये इससे धक्का लगा होगा कि जो हमारी बेटियां पढ़ने गई हैं उनको बुला लो अंदर। हम कह रहे हैं परिवार बनता है एक स्त्री से, और आप उस समय तो कहते हैं भरे जो है समाज में कि एक पुरुष के प्रगति के पीछे महिला का हाथ होता है। ठीक है, अगर आपने महिला को थोड़ा सा पुशअप किया और वो आगे बढ़ गई तो आज आप उसके चरित्र पे उंगली उठाएंगे, और ये भी नहीं सोचेंगे कि हाँ, हम जिस पे चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं, कैरेक्टर पे, अगर वह बदचलन रही होती तो 10 साल आपके साथ कैसे गुजारी होती? क्या कोचिंग में उसके साथ सहपाठी नहीं रहे होंगे? उनसे भी तो उसके ताल्लुकात रहे होंगे, फिर भी उसने 10 साल आपके साथ निभाया। 2 बेटियां भी आपके हैं उसके, हैं? तो क्या अगर यह किसी भी स्त्री में अगर उसका कैरेक्टर नहीं सही है तो कभी स्थिर नहीं रह पाएगी। क्यों आज ज्योति मौर्य में यह चीज़ दिखाई दे रहा है? ये तो पहले से आपको सोचना चाहिए। क्या माना जाए कि आप पूरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार आलोक को मानती? यस, पूरी तरह से मैं मानती हूँ, और हर उस पुरुष वर्ग को मानती हूँ जो किसी भी महिला को बिना जाने बिना समझे उसके चरित्र पर उंगली उठाता है। क्यों? क्योंकि यह कलयुग है, यहाँ कृष्ण उसके शील को बचाने के लिए नहीं प्रकट होंगे। पुरुष पति के रूप में वह कंधा होता है स्त्री का, जिस पे अपने वह सुख में भी सर रख करके जो है हंसती खिलखिलाती है, और दुख में उसके कंधे पर सर रख करके अपने आंसू भी बहाती है। वह उस मजबूत कंधे को
और वही मजबूत कंधा अगर उसके ऊपर अंगुली उठाए तो यह किसी भी स्त्री के लिए, वो भी स्वाभिमानी स्त्री के लिए तो कतई बर्दाश्त नहीं है। और मैं यह भी कहूँगी कि उस दोनों लोगों को एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरी संस्कृति रही है कि अगर हम सुखी से एक रोटी बांट के खा रहे हैं तो भी अच्छा है, वह समाज चलता रहे। लेकिन अगर परस्पर विरोध है तो नदियाँ भी अपनी धार बदल देती हैं। जो सनातन है, संस्कृति है हमारी, धार बदल देती हैं, तो हमें भी अपनी धार बदल देनी चाहिए। आपका कहने का मतलब अब दोनों के अंदर में तलाक होना ही एक विकल्प जी, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और एक साथ एक छत के नीचे रह करके वो दोनों कभी सुखी नहीं रह सकते हैं और ना उनका आगे का जीवन कभी सुखमय हो पाएगा। लोग मैडम पत्नियों को, बेटियों को बुला रहे हैं वहाँ से, मुखर्जी नगर से, प्रयाग से, एक मैसेज कन्वे कर दीजिए आप अपनी तरफ से कि क्या मतलब इस पर थोड़ा, ये चूँकि एक रेयर केस है, अपवादित केस है, लेकिन इसके लिए उन बहुत सारी बच्चियों को सजा न दी जाए। मैं अगर दो वाक्य करूं कि घने प्रेम तर तले छहालो, यहाँ कौन जो छले। जो छल है और जो प्रेम है वहाँ कहीं दूरी नहीं आती है। आप उसकी निगाह से, उसकी वाणी से, उसके चाल से समझ सकते हैं कि कौन किस रूप में कहाँ जा रहा है। ये तो हमारा दोष है कि हम अपने बच्चों को संस्कार क्या दे रहे हैं। अगर हमने संस्कार गलत दिया है तो बच्चा आगे चल के पथभ्रमित होगा, और अगर हमने संस्कार अच्छे दिए हैं तो हमको अपनी पीढ़ी पर विश्वास होना चाहिए कि मेरी पीढ़ी लाख कुछ भी हो जाए वह गलत नहीं हो सकती है। क्योंकि हमारे पूर्वज भी कहते थे कि हमारी महिलाओं के सर पे नकाब नहीं होता है, लेकिन उनकी आँखों में नकाब होता है। वह नकाब ही काफ़ी है पूरे समाज से अपने आप को सुरक्षित निकाल लाने का। और अगर हम प्रसाद को ले तो वो कहते हैं कि यद्यप छल ना हो फिर भी तुम में मेरा विश्वास घना है, माया की इस छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना है। जहाँ सच्चा स्वयं बनता है वहाँ ये विवाद उत्पन्न ही नहीं होते हैं। हाँ, इसलिए मैं सबसे यही कहती हूँ कि पहले अपने बच्चों को संस्कार बांटिए। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आपकी परंपराओं में वो गूढ़ता, मजबूती है, गुरता है, तो आपके बच्चे कभी दिग्भ्रमित नहीं होंगे और उन्हें वापस बुलाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। आप बेटियों को अवसर दे दीजिए। बेटियां कभी किसी का अपने माँ बाप का मान कभी भी हम सर झुकने नहीं देती हैं। वो बराबर बनाए रहती हैं। वह पति का भी मान बनाए रखती हैं, लेकिन पति उसे समझे तब। थैंक यू मैम। यह हैं डॉक्टर मंजूषा मिश्रा जी, प्राचार्य मनूचा डिग्री कॉलेज अयोध्या की। मैडम का कहना है कि कमी संस्कारों में भी है। बच्चियों को संस्कारवान बनाइए, आगे बढ़ाइए, ऐसा कोई समस्या नहीं आने वाली है। खूब आगे तरक्की करेंगी बच्चियां, अपना जिम्मेदारी समझेंगी, अपना मार्ग उनका खुद प्रशस्त हो जाएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद भैया, शुभकामना आपको।